नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख हम पढ़ चुके हैं, सिक्के हम पढ़ चुके हैं। अभिलेख और सिक्के दोनों का हमने अध्ययन कर लिया है, देशी भी और विदेशी भी। मतलब देशी जो हमारे देश में ही अभिलेख मिले हैं और विदेशी जो हमारे देश से बाहर और जिनसे भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे ही सिक्के। अब हम पढ़ेंगे स्मारक के बारे में। विद्यार्थियों, स्मारक का मतलब कोई भी भवन, इमारत, और इसके अंदर हम तीनों चीजों को शामिल करते हैं। मतलब स्थापत्य कला को भी और मूर्ति कला को भी और चित्रकला को भी। मतलब स्थापत्य कोई भी भवन, कोई भी इमारत, मूर्ति कला कोई भी मूर्ति, और चित्रकला कोई भी पेंटिंग, कोई भी चित्र। ये सारी चीजें हम स्मारक में शामिल करते हैं कि इनसे हमें किस चीज की जानकारी प्राप्त होती है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में हमें इनसे कितनी हेल्प मिलती है। देखो, जैसे ये कोई इमारत है, ये मान लो मैंने कोई भवन बनाया, कोई मंदिर बनाया, तो ये प्रतीक है स्थापत्य का। इस भवन के अंदर जो यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, ये प्रतीक है मूर्ति कला का। और इसकी दीवारों पर जो ये पेंटिंग की गई है, ये प्रतीक है चित्रकला का। अब ये जो मूर्ति है यहाँ पर जिस भी किसी देवता की लगी हुई है, या ये जो भवन बना हुआ है किस तरीके से बना हुआ है, किस शैली में बना हुआ है, या जो इस पर पेंटिंग की गई है, क्या पेंटिंग की गई है, इससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलती है। देखो, जैसे मान लो स्मारक में मैं स्थापत्य कला की बात करूं, स्मारक में स्थापत्य कला में किसी भी भवन, कोई भी भवन बना हुआ है, इमारत बनी हुई है। अब जब खुदाई होती है, खुदाई करने के बाद हमें वो भवन निकल कर हमारे सामने आता है, तो उसके ऊपर कोई भी लेख खुदा हुआ है या उसकी जो बनावट है, उसकी जो शैली है, उससे हमें उस समय में प्रचलित कौन कौन सी शैलियां थी उनके बारे में भी पता चलता है कि भवन निर्माण की क्या शैली थी, इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, इसके क्या फायदे थे। देखो, जैसे प्राचीन समय में हमें खुदाई में एक मिला है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये प्राचीन कालीन मंदिर है। मतलब भारत में मंदिर का जो उदाहरण है सबसे पहले वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यहाँ पर सबसे पहले मंदिर के अवशेष मिले थे। अब विद्यार्थियों, भारत में बहुत अधिक संख्या में मंदिर हैं और प्राचीन काल से ही ये चले आ रहे हैं। सबसे पहले हमें इसका अवशेष मिलता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अब ये मंदिर किस शैली का बना हुआ था, किस तरीके से बना हुआ था, जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने तीन शैली निकल के आती हैं। एक नागर और एक द्रविड़ और एक बेसर शैली। ये तीन शैलियां मंदिर निर्माण के सामने निकल के आती हैं। इन शैलियों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा बता दूं कि नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित थी, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, और बेसर शैली उत्तर और दक्षिण इसके बीच वाला जो प्रदेश था उसमें बेसर शैली। नागर शैली के मंदिर अलग थे, दक्षिण द्रविड़ शैली के मंदिर अलग थे, और बेसर शैली नागर प्लस द्रविड़ का मिक्स। मतलब इसके जो मंदिर बने हुए थे, उन मंदिरों की बनावट, बनाने का तरीका अलग। द्रविड़ शैली के जो मंदिर थे उनके मंदिर का बनाने का तरीका अलग। आपने देखा होगा द्रविड़ शैली के दक्षिण भारत के जो भी मंदिर हैं वो बड़े विशाल हैं बजाय नागर के। लेकिन बेसर जो शैली है उसमें कुछ तत्व नागर के और कुछ द्रविड़ के। अब इन शैलियों के बारे में, इस कला के बारे में हमें किससे पता चला? स्मारकों से। जब हमने इनकी खुदाई की और हमें ये चीजें प्राप्त हुई, उस शैली, उस खुदाई से हमें इन शैलियों के बारे में पता चला। मूर्ति कला की जब हम बात करते हैं स्मारकों में, तो जैसे हमें हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा से एक पत्थर की मूर्ति मिली है, एक पत्थर की मूर्ति मिली है, वहां से एक योगी की मूर्ति। एक योगी है और उसने
इस तरीके से शॉल ओढ़ा हुआ है, जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे जब बताएंगे। और उसने अपनी जो दाढ़ी है वो बड़े तरीके से सजाई हुई है, मतलब उस समय भी लोगों में दाढ़ी रखने का रिवाज था। और उसने जो शॉल ओढ़ा हुआ है उस शॉल के ऊपर बहुत शानदार पेंटिंग की हुई है। इसी प्रकार वहां से हमें एक योगी की मूर्ति मिली है जो इस तरीके से बैठा है योगासन की मुद्रा में। ये सब चीजें हमें किसके बारे में जानकारी देती है? प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, कि उस समय भी योग विद्यमान था। ऐसे ही जैसे मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से हमें एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, मतलब एक लड़की है नाचने वाली और वो इस तरीके से कुछ खड़ी है और ये मूर्ति जो है वो कांसे की बनी हुई है। पूरी की पूरी जो मूर्ति है वो लड़की नृत्य करती हुई मुद्रा में खड़ी है और कांसे की बनी हुई है। मतलब उस समय हड़प्पा के समय में कांसे का बहुत अधिक प्रयोग होता था और नाच गान मनोरंजन का प्रमुख साधन था। अब ये चीजें हमें किससे मिली? जब हमें ये मूर्तियां वहां से मिली। इसी प्रकार स्मारक में जब हम चित्रकला को देखते हैं तो चित्रकला में पेंटिंग, आप कंपटीशन में कई बार प्रश्न पूछा गया भीमबेटका। ये भीमबेटका एमपी में एक जगह है और यहां से हमें सबसे पहले शैल चित्रकला, मतलब गुफा में जो पेंटिंग हुई, चित्रकला जो पेंटिंग हुई उसे हमने नाम देते हैं शैल चित्रकला। भीमबेटका में सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं पेंटिंग के, जिसे हम बोलते हैं शैल चित्रकला। अब वहां की पेंटिंग के बारे में प्राचीनतम पेंटिंग के अवशेष कहां से मिले? भीमबेटका से। मतलब भारत की अगर चित्रकला के बारे में हम जानना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी कौन देगा? भीमबेटका। अर्थात भारत में पेंटिंग कोई आज की नहीं, प्राचीन समय से है। विद्यार्थियों, इस प्रकार इन स्मारकों से हमें स्थापत्य कला, मूर्ति कला या चित्रकला या कोई भी धातु है उस धातु पर कुछ बनाया हुआ है, इनसे हमें भारतीय इतिहास के बारे में व्यापक जानकारी मिलती है। कुछ ऐसे स्मारक हैं जो हमारे देश से बाहर स्थापित हैं, लेकिन वो जानकारी हमारे देश के बारे में भी देते हैं। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में कंबोडिया जगह है और वहां एक मंदिर है अंगकोर वाट का मंदिर, अंगकोर वाट मंदिर। उसी प्रकार दक्षिणी पूर्व एशिया में भी जावा एक द्वीप है, उसके ऊपर है बोरो बुदुर स्तूप। ये दोनों के दोनों हैं तो विदेश में स्थापित, लेकिन ये जानकारी किसके बारे में देते हैं? भारतीय इतिहास के बारे में। इसका मतलब उस समय जो भारतीय संस्कृति थी उसका प्रचार प्रसार इन देशों में भी था और इसी आधार पर, भारतीय शैली के आधार पर वहां पर कंबोडिया में अंगकोर वाट का मंदिर बना। उसी शैली के आधार पर जैसे भारत में बौद्ध धर्म के आधार पर स्तूप बनाए गए, ऐसे स्तूप जावा में बनाए गए। तो विद्यार्थियों, इनसे हमें, इन पुरातात्विक स्रोतों से हमें प्राचीन समय के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलती है, चाहे अभिलेख हों, चाहे सिक्के हों और चाहे स्मारक हों। ये हमें उस समय के बारे में बहुत अधिक जानकारी देते हैं। अगर मैं संक्षिप्त में कहूं तो ये हमें साम्राज्य विस्तार की जानकारी देते हैं, किस राज्य का शासक कहां तक, किस राज्य का शासन कहां तक विद्यमान था। क्योंकि अगर स्मारक किसी जगह पर बना हुआ है, इसका मतलब वो जो इलाका है वो उस राजा के अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि दूसरे इलाके में तो कौन बनाने देगा स्मारक? अगर कोई राजा है दूसरी जगह पर जो उसके क्षेत्राधिकार में है ही नहीं, वहां कोई मंदिर है या कोई इमारत है या अपने नाम से कोई इमारत बनवाना चाहता है, तो उसे कौन बनाने देगा? कोई नहीं बनाने देगा। हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं कि हमारे जो खेत की डोर होती है उस पे भी हम अपना पत्थर गाड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरे खेत में गाड़ देंगे, मतलब वो हद उसकी है। ये जो स्मारक हैं या जो सिक्के हैं या जो अभिलेख है, ये हमें उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में बताते हैं कि इस राजा का जो क्षेत्राधिकार है, साम्राज्य विस्तार है, वो इस जगह तक है। उसी प्रकार ये जो पुरातात्विक स्रोत हैं हमें उस समय के धर्म के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। कोई भी अभिलेख है,
कोई अभिलेख विशिष्ट उद्देश्य को लेकर खुदवाया गया है, या इसके अलावा जैसे मान लो किसी ने अभिलेख खुदवाया, जिस प्रकार हम अभी जैसे कोई भी शुभ काम करते हैं तो ऊपर लिखते हैं श्री गणेशाय नमः या जय श्री राम या ओम नमः शिवाय, उसी प्रकार उस समय भी कुछ उनका इस प्रकार से प्रतीकात्मक तरीके से ऊपर कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ है जो उनकी उसमें आस्था को बताता है कि ये चीज उनके लिए सबसे सर्वप्रथम थी। अब उसको समझने में थोड़ी कठिनाई अवश्य है, धीरे धीरे इतिहासकार पुरातत्वविद उसको समझने में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी जानकारी हमें बिल्कुल स्पष्ट मिलती है कुछ चित्रों को देखकर। तो जैसे कई जगह पर गाय के या विष्णु का जो वाहक है उसको सिक्कों पर दर्शाया गया है, कई स्थान पर बैलों के सींग उनका चित्रण किया गया है। ये क्या दिखाता है कि उस समय शैव धर्म था, वैष्णव धर्म था। इसके अलावा उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में भी हमें ये जानकारी देते हैं पुरातात्विक स्रोत कि उस समय की आर्थिक व्यवस्था किस राज्य की सुदृढ़ थी, किसकी कमजोर थी। चाहे स्मारक हो चाहे अभिलेख हो, उनमें इस बात का वर्णन होता था। जाने अनजाने में हमें वहां से बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती है। अगर बहुत अधिक संख्या में सिक्के मिले हैं, अच्छी धातु के मिले हैं, इसका मतलब वो क्षेत्र संपन्न था। उस समय की राजा की व्यक्तिगत रुचि के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है कि राजा का व्यक्तिगत इंटरेस्ट किसमें था। अगर हमें बहुत अधिक मात्रा में भवन निर्माण को स्मारकों का निर्माण मिलता है, मतलब उसकी स्थापत्य कला में रुचि थी। अगर बहुत ज्यादा पेंटिंग्स मिलती हैं, इसका मतलब उसकी चित्रकला में रुचि थी। अगर बहुत अधिक मूर्तियां मिलती हैं और किसी विशेष राजा से संबंधित हैं, इसका मतलब उसे मूर्ति कला में बड़ा इंटरेस्ट था। समुद्रगुप्त का मैंने पहले भी बताया है कि उसने अपने सिक्कों पर अपने आप को वीणा बजाते हुए चित्रित कराया गया है। और गुप्त शासकों के तो बहुत अधिक प्रकार के सिक्के मिले हैं, किसी में शेर का शिकार करते हुए, किसी में व्याघ्र का शिकार करते हुए, इस प्रकार एक किसी में अश्वमेध यज्ञ का, इस प्रकार के चित्र उस समय मिले हैं। इसके अलावा उस समय के राजनीतिक दशा किस प्रकार की थी, उसके बारे में भी हमें उन सिक्कों से, उन स्मारकों से, उन अभिलेखों से पता चलता है। इसके अलावा धर्म, अर्थव्यवस्था, व्यक्तिगत रुचि, राजनीतिक, साम्राज्य विस्तार, कला और संस्कृति। कला संस्कृति का भी हमें उनसे पता चलता है। जैसे मैंने अभी स्मारकों में बताया, नागर, द्रविड़, बेसर, ये कला जो थी, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, मंदिर निर्माण की अलग अलग शैलियां, भवन निर्माण की अलग अलग शैलियां, इन सब का पता हमें किससे चलता है? पुरातात्विक स्रोतों से। इसके अलावा लिपि व भाषा, कौन सा अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है, सिक्कों पर क्या लिखा गया है, स्मारकों पे क्या लिखा हुआ है, और वही लिखा गया होगा जो उस समय जो भाषा, जो लिपि प्रचलित में थी। विद्यार्थियों, इस प्रकार पुरातात्विक स्रोतों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बहुत व्यापक जानकारी मिलती है, और ये सामग्री या ये स्रोत बहुत ही प्रामाणिक हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इन्हें इतनी शीघ्रता से नष्ट नहीं किया जा सकता। अब जो हमारे सामने खोज और खंड से निकल के आए हैं वो लगभग आज से 5000 साल पुराने हैं।